Assalamualaikum. But in this video lecture, I will deliver another chapter of the ENT series of lectures from the larynx and trachea. It's the inflammatory diseases of the larynx. All the inflammation in the larynx. Let's talk about it. Very first thing comes with acute laryngitis in adults. Obviously, as the name indicates, it is a laryngitis. The acute सुपरफिशियल इन्फ्लेमेशन ऑफ द लेरेंजियल म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, क्यों होती है ये इन्फ्लेमेशन लेरेंजियल म्यूकोजा की? इसके पीछे एटियोलॉजी क्या है? प्राइमरीली तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है और उसके ऊपर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है। सही है बच्चों? पेशेंट हु सफ़र फ्रॉम साइनसाइटिस, फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, दे आर प्रोन टू डेवलप लेरेंजाइटिस। ठीक है, मैंने क्या कहा? प्राइमरीली ये वायरल इन्फेक्शन है एक्यूट लेरेंजाइटिस, फिर उसके ऊपर बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन हो जाता है। सही है? जिन लोगों को पहले से दूसरी डिजीज़ेस मौजूद होती हैं आसपास, जैसे कि फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस और इसके अलावा साइनसाइटिस, तो वहाँ से इन्फेक्शन स्प्रेड होकर लेरिंग्स में आ सकता है और लेरिंजाइटिस हो सकती है। सही है? बैक्टीरिया कौन से होते हैं जो सुपर इन्फेक्शन कराते हैं बेटा? स्ट्रेप्टोकोक्साई, निमोकोक्साई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, मॉक्सरेला कैटरालिस। बाकी रिस्पेक्टर जो आपको प्रिडिस्पोज करते हैं टू डेवलप द एक्यूट लेरेंजाइटिस। स्मोकिंग, बहुत ज़्यादा वोकल अब्यूज़, इनहेलेशन ऑफ द इरिटेंट फ्यूम्स एंड गैसेस। हो सकता है आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे इरिटेंट फ्यूम्स हों, गैसेस हों। एंड द लोकलाइज्ड ट्रॉमा टू द लेरिंग्स। ट्रॉमा का लेरिंग्स का ट्रॉमा किस वजह से हो सकता है? ईटीटी पास करने की वजह से, या फिर आप एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर रहे हो लेरिंग्स की तो उस वक्त ट्रॉमा हो गया। तो ट्रॉमा, स्मोकिंग और इसके अलावा वोकल अब्यूज़ और बाकी सारी चीज़ें, दे आर द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स ऑफ एक्यूट लेरिंजाइटिस। राइट, वेल लेट्स टॉक अबाउट द पैथोलॉजी। जब एक्यूट लेरिंजाइटिस होती है बेटा पेशेंट को, तो सबसे पहले वही एक्यूट इन्फ्लेमेशन में क्या होता है? पहले म्यूकोजा की कंजेशन होती है और रेडनेस होती है। शुरू में कंजेस्टेड होती है म्यूकोजा, रेड होती है, बाद में एडिमा डेवलप होती है। सही है? एंड फाइनली व्हाट हैपेंस? स्टिकी म्यूकोपुरुलेंट एक्सुडेट में कवर द होल लेरिंजियल सरफेस। सो इफ दिस इज द लेरिंग्स एंड दिस इज़ द लेरिंजियल म्यूकोजा, शुरू में ये लेरिंजियल म्यूकोजा सिर्फ कंजेस्ट होती है और रेड हो जाती है, बाद में ये म्यूकोजा बहुत एडिमेटस हो जाती है। सही? और बाद में फिर म्यूकोपुरुलेंट एक्सुडेट भी आता है। इतना एक्सुडेट आता है कि पूरी वॉल को पस जो है वो कवर कर लेती है। सही है? और क्योंकि बेटा ये लेरिंग्स के इन्फ्लेमेशन है, तो अगर इतनी ज़्यादा एडिमा होगी, इतना ज़्यादा म्यूकोपुरुलेंट सिक्रेशन होगी, तो वो ज़ाहिर सी बात है वोकल कॉर्ड्स को अफेक्ट करेगी, जिसकी वजह से आवाज़ की हॉर्सनेस होगी और सीवियर केसेस में तो इवन एफोनिया हो सकती है, कंप्लीट लॉस ऑफ द वॉइस। सही है बच्चों? इस तरीके से पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा मैं आपको बताता हूँ। एक्यूट लेरिंजाइटिस का पेशेंट कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करेगा कि प्रेजेंटेशन बेटा कुछ इस तरीके से होती है। मैंने आपको बताया कि जिन लोगों को पहले से फेरिंजाइटिस या फिर टॉन्सिलाइटिस या साइनसाइटिस मौजूद होती है, तो फिर वहाँ से इन्फेक्शन स्प्रेड होकर मोस्टली लेरिंजाइटिस कराता है। तो पहले पेशेंट को ना अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो ना साइन सिम्टम्स मौजूद होंगे, फेरिंजाइटिस के, टॉन्सिलाइटिस के, साइनसाइटिस के। तो पहले साइन सिम्टम होंगे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, फिर जो है वो लेरिंजाइटिस के साइन सिम्टम्स आएंगे, जिसमें सबसे पहला जो सिम्टम होगा वो हॉर्सनेस होगा, दैट इज़ द रफनेस ऑफ द वॉइस। एक्यूट लेरिंजाइटिस में सबसे कॉमन सिम्टम हॉर्सनेस, और उसके अलावा मेन चीज़ है दूसरे नंबर पे डिस्कम्फर्ट इन द थ्रोट। ज़ाहिर सी बात है, इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन चल रहा है गले के अंदर, लेरिंग्स में, तो डिस्कम्फर्ट होगी और पेन भी होगा सीवियर केसेस में गले के अंदर। ठीक है? और इन्फ्लेमेशन चल रही है लेरिंग्स के अंदर, इन्फेक्शन है, तो देयर विल बी द इरिटेशन और ड्राई कफ होगी। ठीक है? डिस्निया एब्सेंट होती है मोस्टली केसेस में। हो सकती है डिस्निया, अगर बहुत सीवियरली कंजेस्टेड है लेरिंग्स तो डिस्निया हो सकती है, लेकिन इट इज़ एब्सेंट इन एडल्ट्स मोस्टली। बाकी जनरलाइज सिम्टम में फीवर, मलेस एंड हेडेक इज़ प्रेजेंट ऑल द टाइम्स। मेन कंप्लेन है हॉर्सनेस, थ्रोट डिस्कम्फर्ट और पेन। ठीक है? इस तरीके से ड्राई कफ होती है। बाद में आप आइडियल मिरर लेते हो और इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी करते हो और आप अच्छे से देख पाते हो लेरिंग्स को। तो शुरू में वो रेड और कंजेस्टेड होता है, बाद में एडिमेटस होता है। सही है? म्यूकोपुरुलेंट एक्सुडेट आता है, बड़ा स्टिकी सा एक्सुडेट होता है। सही है? वो लेरिंग्स में आपको दिख जाता है। और बाकी इसके अलावा इन्फ्लेमेशन अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कहीं पर है, जैसे कि फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, साइनसाइटिस, तो वो भी आप उसको भी एग्जामिन करेंगे लाजमी। सही है? इसके बाद बेटा आगे चलते हैं। एक्यूट लेरिंजाइटिस का पेशेंट है, इसकी मैनेजमेंट, इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या अवेलेबल है एडल्ट के अंदर? एडल्ट के अंदर ट्रीटमेंट ऑप्शन एक्यूट लेरिंजाइटिस का बेटा ये खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाता है कुछ दिन के अंदर, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है। मेन चीज़ है वॉइस रेस्ट, क्योंकि वोकल कॉर्ड्स अफेक्ट होते हैं बेटा,
हॉर्सनेस हो रही होती है तो वॉइस रेस्ट बड़ा ज़रूरी है, बोलते हैं पेशेंट को कि ज़्यादा ना बोलो, सही है। स्टीम इनहेलेशन वगैरह देते हैं। और मेन चीज़ जो है बेटा, आप देखें ये जो सारी है ना वो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है। बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम सिस्टमिक एंटीबायोटिक देते हैं और वो लाजमी देते हैं प्रोफाइलेक्टिकली, ताकि सुपर इन्फेक्शन बैक्टीरिया का ना हो, जो कि कॉमनली होता भी है, सही है। और बाकी वॉइस रेस्ट का मैंने बोला, सही है, जनरल रेस्ट हो गई, एंटीपायरेटिक फीवर कम करने के लिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, और कफ सप्रेसेंट, क्योंकि खांसी बड़ी होती है इसके अंदर, सही है। कफ सप्रेसेंट में एंटी हिस्टामिन्स आ गए, या फिर जो भी एक टिपिकल क्लासिफिकेशन होती है एंटी टसेसिव्स की, वो हम देख सकते हैं, सही है बच्चों, इस तरीके से। इसके बाद कम्स एक्यूट लैरिंजाइटिस इन चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के अंदर एक्यूट लैरिंजाइटिस, इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। एक्यूट लैरिंजाइटिस इन चिल्ड्रन, बेटा लेट मी डिस्क्राइब दिस टू यू। इट्स अ मोर सीरियस कंडीशन, खास करके बच्चों के अंदर है ना। इट्स अ मोर सीरियस कंडीशन बिकॉज ऑफ द एनाटॉमिकल वेरिएशन इन द लैरिंग्स इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। आपको एक बात अगर याद है तो मैंने पहले भी बताया था कि जो छोटे बच्चों का लैरिंग्स होता है वो एडल्ट के लैरिंग्स से थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे कि छोटे बच्चों का जो लैरिंग्स होता है बेटा, इन्फेंट्स का, चिल्ड्रन का, वो बड़ा उसकी वॉल्स बड़ी लैक्स होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, और थोड़ा नैरो लैरिंग्स होता है, सॉफ्ट होता है, थोड़ा रेज्ड लैरिंग्स होता है। तो मुझे बताएं, ज़ाहिर सी बात है इन्फ्लेमेशन इसको ज़्यादा, अगर इसमें इन्फ्लेमेशन होती है तो वो ज़्यादा ख़तरनाक होगी कंपेयर टू इन्फ्लेमेशन इन द लैरिंग्स ऑफ द एडल्ट्स, ठीक है, इस तरीके से। और इसी वजह से जो है ना स्पैज़म बड़ा जल्दी हो जाता है, ठीक है। एंड पेशेंट यू नो द चिल्ड्रन इज़ वेरी लेस एबल टू कफ आउट द सीक्रेशंस, क्योंकि एक बात आपको पता है बेटा, बच्चों का लैरिंग्स वैसे ही बहुत नैरो सा होता है, और ये एडल्ट का लैरिंग्स है, तो बच्चों का क्योंकि ल्यूमन लैरिंग्स का बहुत नैरो सा होता है, इस वजह से इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन की वजह से बहुत जल्दी जो है ना स्पैज़म हो जाता है लैरिंग्स के अंदर, और यहाँ से फिर सिक्रेशंस जो हैं कफ वगैरह, सिक्रेशंस को कफ के थ्रू बाहर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, सही है। एक पेशेंट है एक्यूट लैरिंजाइटिस का, छोटा सा बच्चा, उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी, बच्चा प्रेजेंट कैसे करेगा। ये कंडीशन बच्चों में ज़्यादा अग्रेसिव होती है, क्यों, क्योंकि लैरिंग्स होता ही नैरो है बेटा, और कंजेशन और एडिमा होगी तो ज़्यादा ख़तरनाक होगा ना बच्चों के अंदर, ठीक है। लैरिंजियल स्पैज़म डेवलप होता है ये लैरिंग्स से, ये लैरिंग्स खास करके खांसी जब आप करते हो तो सिकुड़ जाता है, क्यों। एडल्ट के अंदर तो ऐसा नहीं हो रहा था, एडल्ट भी सिक्रेशंस को आप बाहर कफ आउट कर रहा था, तो कफ पे उसका जो ल्यूमन है लैरिंग्स का वो सिकुड़ तो नहीं रहा था। उसकी वजह क्या है, छोटे बच्चों की जो लैरिंजियल वॉल होती हैं वो लेग्स होती हैं, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो जब वो कफ करते हैं, प्रेशर पड़ता है तो वो वॉल सिकुड़ जाती है। एडल्ट का जो लैरिंग्स होता है उसकी वॉल बड़ी स्टिफ होती है, वो खड़ी रहती है, सही है। तो इस वजह से बच्चों में स्पैज़म होता है एक्यूट लैरिंजाइटिस में, और एडल्ट्स में नहीं होता। और चूँकि स्पैज़म होता है तो बच्चों में फिर डिज़निया और साइनोसिस भी होगी, और स्ट्राइडर भी होगी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, सही है, इस तरीके से। स्ट्राइडर खास करके इंस्पायरेटरी टाइप होता है, और जो इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर होता है एक्यूट लैरिंजाइटिस के अंदर बच्चों में, उसको हम लैरिंजाइटिस स्ट्राइडुलोसा कहते हैं, सही है। बाकी हॉर्सनेस, जनरलाइज फीवर, पेन, मलेस और कफ जो है ये रहती है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से एक छोटा बच्चा है, इसको एक्यूट लैरिंजाइटिस है, उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है मैंने आपको बताई बेटा। इसके बाद डिफरेंशियल्स क्या हो सकते हैं, एक बच्चा है जो कि आपके पास आता है, उसको हॉर्सनेस है, उसके अलावा स्ट्राइडर है, डिज़निया है, और साइनोसिस है। आपके जहन में क्या चीज़ें आएंगी अदर देन एक्यूट लैरिंजाइटिस, लैरिंजियल डिप्थेरिया, फॉरेन बॉडी इन द लैरिंग्स, ठीक है, ये चीज़ें एटलीस्ट आपके जहन में ज़रूर आएंगी। सो दीज आर द डिफरेंशियल्स बेटा। नाउ कम्स द ट्रीटमेंट ऑफ द एक्यूट लैरिंजाइटिस। छोटे बच्चों के अंदर मेन चीज़ वायरल इन्फेक्शन ही है, तो बेड रेस्ट का ज़्यादा ऑफर करते हैं हम पेशेंट को, बेड रेस्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। बच्चों के अंदर क्योंकि इम्यूनिटी वैसे ही वीक होती है, तो उसमें सुपर इन्फेक्शन बैक्टीरिया का बहुत कॉमन होता है, तो इसलिए हम बहुत जल्दी जो है फुल डोज में सिस्टमिक एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं, सही है। बाकी एंटी इन्फ्लेमेटरी दर्द कम करने के लिए, एंटीपायरेटिक पेन कम करने के लिए स्टेरॉइड देते हैं, ताकि एडिमा कम से कम हो, क्यों, क्योंकि स्टेरॉइड हम पीछे आपने अगर देखा हो तो एडल्ट के अंदर नहीं दे रहे थे। ये लैरिंग्स है एडल्ट का, ये लैरिंग्स है छोटे बच्चे का, एडिमा इसमें भी हो रहा है, एडिमा इसमें भी हो रहा है। इसको हम स्टेरॉइड नहीं दे रहे, इसको हम स्टेरॉइड दे रहे हैं, क्यों, स्टेरॉइड देने से एडिमा कम होता है। और किसको देने की ज़रूरत है स्टेरॉइड, इसको या इसको, ऑब्वियसली इसको देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें हम एडिमा अफोर्ड ही नहीं कर सकते, सही है। रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, इवन डेथ भी हो सकती है। सीवियर केसेस में ट्रेकियोस्टमी की ज़रूरत वाकई पड़ती है, लैरिंग्स इतना ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है कि सांस लेना मजाल हो जाता है, फिर आपको ट्रेकियोस्टमी करनी पड़ती है, सही है, या ड्यू टू द एडिमा एंड द स्पैज़म। ठीक है बच्चों, ये हो गई एक्यूट लैरिंजाइटिस एडल्ट्स में और चिल्ड्रन में। अब ज़रा डिस्कस करते हैं एक्यूट
लेरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस, तीनों चीज़ें एक साथ इन्फेक्टेड है, इन्फ्लेम्ड हैं, सही है। तो उसको ज़रा डिस्कस करते हैं। एक्यूट लेरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस बेटा इन्फेंट्स में, यंग चिल्ड्रन में, एडल्ट्स में देखने को नहीं मिलता, खास करके छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। इन्फेंट्स, यंग चिल्ड्रन, मोस्टली तो ये यूजुअली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है बाय द हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोक्साई, बट समटाइम्स वायरसेस में भी द कल्प्रिट्स। आपको पता है ये कंडीशन लेरिंगोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस एक्यूट एपिडेमिक्स में भी होती है, सही है। पेशेंट प्रेजेंट कैसे करता है बेटा? इन्फेक्शन के टिपिकल साइन इन्फ्लेमेशन के, कंजेशन, अडीमा, इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट इन द लेरिंजियल ट्रेकियल ब्रोंकियल वॉल, एक्सुडेट निकलेगा म्यूकस लाइन से और ल्यूमन में आएगा, ल्यूमन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। सारा म्यूकस जो है वो ड्यू टू ड्राइंग एंड डिटैचमेंट ऑफ द क्रस्ट ड्यूरिंग कफिंग, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज में भी प्रेजेंट। क्या कहा मैंने? देखो ये आपका ल्यूमन है, इट कैन बी लेरिंग्स, ट्रेकिया और ब्रोंकाई। इसमें क्या क्या चीज़ें मिली? वॉल बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड थी, बहुत कंजेस्टेड वॉल थी, सही है। इसके अंदर भरपूर एडिमा है और इन्फ्लामेटरी सेल्स इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं अंदर, सही है। और एक्सुडेट यहाँ से बाहर आता है, सही है। अच्छा, ये जो एक्सुडेट बाहर आता है ना ये ड्राई हो जाता है और इसके एक्सुडेट के क्रस्ट बन जाते हैं और ये क्रस्ट यहाँ चिपक जाते हैं। जब आप कफ करते हो तो ये क्रस्ट बाहर आते हैं और जो भी क्रस्ट डिटेच होता है अपनी सरफेस से तो साथ में ब्लड भी आता है, सही है बच्चों। इस तरीके से तो ड्यू टू द ड्राइंग एंड डिटेचमेंट ऑफ द क्रस्ट ड्यूरिंग कफ, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज में बी प्रेजेंट, यही कहा था मैंने, ठीक है बच्चों। इस तरीके से अब टॉकिंग अबाउट द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द पेशेंट विद एक्यूट लेरिंगोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस, पेशेंट प्रेजेंट कैसे करता है? क्योंकि बेटा इतना एक्सुडेट मौजूद है वॉल के ल्यूमन के अंदर, ड्राई क्रस्टी, तो पेशेंट को कफ़ तो होगी ना, कोई भी इरिटेंट होगा, ल्यूमन के अंदर कफ़ होती है। अब इतना ड्राई हार्ड क्रस्ट मौजूद है, सारा खुश्क सूखा हुआ म्यूकस एक्सुडेट, तो पेशेंट को ड्राई और क्राउपी कफ़ होती है। याद रखें, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्राउपी कफ़, सही है। और या हॉर्सनेस बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द वोकल कॉर्ड्स एंड डिफ़िकल्टी इन रेस्पिरेशन, सही है बच्चों, बिकॉज ऑफ द एडिमा। डिस्निया एंड साइनोसिस ऑफन वेरी मार्क्ड, कि इतना एडिमा होता है इसके अंदर, पूरा लीमन जो है चौक हो जाता है, पेशेंट को डिस्निया होती है, साइनोसिस होती है, हाई ग्रेड फीवर होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की निशानी है। एक्सुडेट जो बाहर आता है वो बड़ा थिक होता है, टीनेशियस होता है, खुश्क हो जाता है, क्रस्ट बनते हैं, क्रस्ट कफ की वजह से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो नीचे से ब्लड आता है, वो ब्लड स्टैंड फिर होते हैं, सही है बेटा। इसका जो इसको हम विजुलाइज कैसे कर सकते हैं, डायग्नोसिस कैसे बना सकते हैं कि भाई लैरिंक्स में, ट्रेकिया में, ब्रोंकाई में जो है इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन मौजूद है। प्लेन एक्सरे नेक का, चेस्ट का एंड एपी व्यू में, ठीक है, आपको स्टीपल साइन मिलेगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एडिमा। देखो कहने का मकसद ये है बच्चों कि ये आपका जो है लैरिंक्स है, ट्रेकिया है, ब्रोंकस है, सही है। एडिमा तो हर जगह पे मौजूद होगा। तो जब हम प्लेन एक्सरे करते हैं ना, जब हम प्लेन एक्सरे करते हैं, आप लैरिंक्स भी देखते हो, ट्रेकिया भी देखते हो, ब्रोंकस भी देखते हो। अब इस प्लेन एक्सरे में हमें ऐसी क्या साइन मिले कि हम कहें ओ इट इज़ द एक्यूट लेरिंगोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस, तो वो होती है स्टीपल साइन, सही है। स्टीपल साइन कैसे? ये एक्सरे देख लो ज़रा जल्दी से, और आप एक्सरे में एक चीज़ नोट कर रहे हो, ये स्टीपल बन रहा है। अब देखो ये पूरा एक्सरे है, ये नीचे ट्रेकिया है, ये वाला रीजन ट्रेकिया है, ये ऊपर लैरिंक्स है। लैरिंक्स का कौन सा रीजन है? खास करके ये सब ग्लोटिक रीजन है, सब ग्लोटिक रीजन है लैरिंक्स का। अच्छा अब ये देखो स्टीपल बन रहा है, पूरा एक मीनार सा बन रहा है। ये मैंने पिक्चर ख़राब कर दी, लेकिन ये स्टीपल आप अपनी किताब में देखो, ये स्टीपल बन रहा है ऐसे मीनार करके। तो दिस इज़ द स्टीपल साइन विच इज़ द टिपिकल, इज़ द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे फाइंडिंग ऑफ द एक्यूट लेरिंगोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस, ठीक है। और यहाँ पे नेरो क्यों हो रहा है? एडिमा की वजह से, सब ग्लोटिक रीजन में एडिमा मौजूद है, सही है। और ऐसे स्टीपल बने तो दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ द एक्यूट लेरिंगोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस। डिफरेंशियल्स बेटा कम जो हैं अभी, डिफरेंशियल्स दिस एक्यूट लेरिंगोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस में बी कन्फ्यूज्ड विद द सिंपल एक्यूट लेरिंजाइटिस, ठीक है। या patient must be okay, doctor must be thinking, oh, if it is the acute laryngotracheal bronchitis or if it is only acute laryngitis. अगर करेक्टरिस्टिक स्टीपल साइन मिलती है एक्सरे पे तो इट इज़ एक्यूट लेरिंगोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस, नॉट एक्यूट लेरिंजाइटिस।
सही बच्चों, इस तरीके से। और इसके अलावा इट कैन बी कन्फ्यूज्ड विद लेरिंजियल डिप्थेरिया, फॉरेन बॉडी इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कैन बी कन्फ्यूज्ड विद द ब्रोंकोनमोनिया। एक पेशेंट है जिसको अक्यूट लेरिंगोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस से ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होगा? बड़ा एग्रेसिव ट्रीटमेंट करते हैं क्योंकि इसमें भरपूर एडिमा होती है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है। पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, रेस्ट एंड रीअश्योरेंस, सिस्टमिक एंटीबायोटिक क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आईवी एंटीबायोटिक स्टेट अर्जेंटली स्टार्ट करते हैं। सही है। सिस्टमिक स्टेरॉइड एडिमा को ख़त्म करने के लिए, जितना एडिमा होगा उतना सांस लेने में तकलीफ होगी, डिज़निया और साइनोसिस होगी। ठीक है। जो आप इंस्पायर्ड एयर, जो हवा आप अंदर सांस ले रहे हो, कोशिश करते हैं कि आपको वो हम ह्यूमिडिफाई करके दें। क्यों हम ह्यूमिडिफाई कर? अरे भाई, आपके ट्रेकिया के अंदर जो एग्जूडेट है वो इतना हार्ड है, वो इतना ड्राई है, क्रस्टी है, खुश्क हवा जाएगी तो और काम ख़राब हो जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि जो हम हवा अंदर जाने दें वो बड़ी ह्यूमिडिफाई करके दें। आईवी फ्लूइड देंगे, डिहाइड्रेशन ना हो पेशेंट को। अगर बिल्कुल रेस्पिरेटरी चॉकिंग हो गई है तो ट्रेकियास्टमी करते हैं। अगर पेशेंट को बिल्कुल सांस नहीं आ रही है, डिस्निया हो गई है तो। सही है बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट द अक्यूट लैरिंगोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस। नाउ कम्स राइट बेटा, नाउ कम्स द अक्यूट एपिग्लोटाइटिस। इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। अक्यूट एपिग्लोटाइटिस, बाय द वे, इट इज़ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ द अक्यूट लैरिंजाइटिस। पीछे हमने अक्यूट लैरिंजाइटिस डिस्कस की थी। दैट वाज द इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन ऑफ द एंटायर लैरिंग्स. Acute epiglottitis is the only the inflammation of the epiglottis, right, at the level of the the topmost level of the larynx, right? So what happens in this case, there are inflammatory changes affecting the mucosa of the epiglottis and the surrounding area, as it is the inflammation of the epiglottis. इसको हम सुप्राग्लॉटिक लेरिंजाइटिस भी कहते हैं। क्योंकि सुप्राग्लॉटिक लेरिंजाइटिस क्यों कहते हैं? देखिए बेटा, ये 3 हिस्से होते हैं आपके लेरिंग्स के। ये होता है सुप्राग्लॉटिक रीजन, ये होता है ग्लॉटिक रीजन, ये होता है सब ग्लॉटिक रीजन। ये सुप्राग्लॉटिक रीजन है, इसको हम एपिग्लॉटिक रीजन भी कहते हैं। तो इसकी इन्फ्लेमेशन को एपिग्लोटाइटिस या सुप्राग्लॉटिक लेरिंजाइटिस भी कह सकते हैं, या फिर एपिग्लोटाइटिस भी कह सकते हैं। सही बच्चों। मोर कॉमन इन चिल्ड्रन देन एडल्ट्स। बैक्टीरियल होता है मोस्टली। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इज द बैक्टीरिया विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, राइट। टॉकिंग अबाउट द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, पेशेंट विद एपिग्लोटाइटिस प्रेजेंट कैसे करेगा? तो ऑब्वियसली इट्स एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, सो देयर विल बी लॉट्स ऑफ एडीमा विच कैन ऑब्स्ट्रक्ट द एयरवे, और उसकी वजह से बच्चों में डिज़निया और स्ट्राइडर होता है। ठीक है, जो कि मेन कंप्लेन होती है। डिज़निया प्रोग्रेसिव होती है, वक्त के साथ बढ़ती रहती है। जितना एडिमा बढ़ता है उतना डिज़निया बढ़ती है, और इवन डेथ भी हो सकती है कुछ घंटों के अंदर आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द डिज़निया, अगर इसको ट्रीट नहीं किया वक्त पे। एडल्ट्स के अंदर सीवियर पेन ऑन swallowing, ये कंडीशन जो है acute epiglottitis, it's more like, you look, if this is the epiglottis, and as you know this is the route going towards the esophagus. जब फूड यहाँ से आता है तो epiglottis is the one which actually pushes the food into the esophagus. So if this epiglottis, which is the flap which is pushing the food here, so when you swallow the food, when the food hits this epiglottis, there will be lots of pain during swallowing. That is the adenophagia, right? Patient not able to swallow even his own saliva. Bacterial infection है बेटा। हाई ग्रेड फीवर के साथ पेशेंट आता है, और इसके अलावा आइडियल मिरर यूज़ करके आप इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी करके बहुत अच्छे से देख सकते थे लेरिंग्स के प्रॉब्लम को, लेकिन इस केस में नहीं करेंगे। इस केस में अवॉइड करते हैं। वाई? क्योंकि जो लेरिंग्स का टॉप मोस्ट हिस्सा है एपिग्लोटिस, वो पहले से ही इतना कंजेस्टेड है एडिमेटस से, पहले से ही रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी हो रही है। आप ऊपर से इतना बड़ा मिरर जो है मुंह में अगर आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो और पेशेंट को रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होगी और सीवियर डिज़निया हो सकती है। सही है। एक्यूट एपिग्लोटाइटिस का पेशेंट है बेटा, आप डायग्नोसिस कैसे बनाओगे? एक्सरे करवाएंगे लेटरल व्यू में नेक का। सही है। और आपको एपिग्लोटाइटिस दिख जाएगी, एंड इट शोज़ अ प्रोमिनेंट एंड एडिमेटस एपिग्लोटाइटिस। जो एपिग्लोटिस होता है बड़ा प्रोमिनेंट होता है, बड़ा एडिमेटस होता है, बड़ा कंजेस्टेड होता है। ठीक है, एक्सरे पे। और उसकी जो टिपिकल साइन आती है वो थंब साइन आती है, जस्ट लाइक दिस, राइट। सो दिस इज़ द टिपिकल एक्सरे साइन, एक्सरे फाइंडिंग ऑफ द एक्यूट एपिग्लोटाइटिस। ठीक है। ट्रीटमेंट ऑप्शन इन केस ऑफ द एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, इसमें भी हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है पेशेंट को। आईवी एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं स्टेट इमीडिएटली। सिस्टमिक स्टेरॉइड एडिमा को कम करने के लिए, ताकि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। आईवी फ्लूइड देते हैं डिहाइड्रेशन से बचने के लिए। और इसके अलावा सीवियर स्ट्राइडर, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन अगर है, इन केसेस ऑफ सीवियर स्ट्राइडर बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन है, डिज़निया हो रही है, साइनोसिस हो रही है, तो फिर आप
ट्रेकियास्टमी करते हो। सही है बच्चों, इस तरीके से। इसके बाद right after that comes another condition of the larynx, that is the laryngeal diphtheria. Let's talk about it.